Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we are discussing important unit of fundamental of nursing 2, that is nursing process, जो कि हमारे पास फर्स्ट यूनिट है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है और इसके स्टेप्स कौन से हैं, इसमें हमारे पास पॉसिबल एमसीक्यूज किस तरह बन सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस यूनिट के हमारे पास 2 वीडियोस लेक्चर हैं, तो सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास उसकी डिफिनीशन, इसका पर्पस क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कौन से हैं, हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं और फंक्शनल अप्रोच क्या है नर्सिंग प्रोसेस की तरफ। अब नर्सिंग प्रोसेस, द नर्सिंग प्रोसेस इज अ डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज इन नर्सिंग प्रोफेशन टू असिस्ट क्लाइंट नीड, क्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन एंड सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम। तो देखो ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। साइंटिफिक मेथड भी इस तरह होते हैं कि जिसमें हम पहले चीज़ को देखते हैं, फिर उसके बाद उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास एक्शन प्लान आते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस भी बिल्कुल उसी तरह है, जिसमें हम पहले क्लाइंट की नीड को एसेस करते हैं, देखते हैं कि उसको कौन सी नीड है, उसके बाद उसके लिए हम एक एक्शन प्लान क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये इसकी डिफिनीशन है। इसकी सेकंड डिफिनीशन क्या है कि एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड टू मैनेज द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट। ये हमारे पास ऑर्गेनाइज सीक्वेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि इसमें हमारे पास नर्सिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मीन्स जो क्लाइंट को जो प्रॉब्लम है, क्लाइंट की जो नीड है, उनको सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइज और कंटिन्यूस सीक्वेंस है, जिसमें हम हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट जो उसको मैनेज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। It is accepted for clinical practice established by American Nursing Association। और कहें कि जो हमारे पास अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है, जो कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे हमारे पास बहुत सी चीज़ें हम अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से जो है वो पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे पास अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से एक्सेप्टेड है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप देख लें कि डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, डिस्कस द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, इस तरह के क्वेश्चन आपके मिड एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको याद रख लें। अब इसके पर्पस हमारे पास हैं, तो इनके पर्पस से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम आर नीड। पहला पर्पस तो हमारे पास ये है कि हमें पेशेंट की प्रॉब्लम का पता चल जाए, उसे मसला क्या है, उसे किस टाइप का पेन है, उसे हमारे पास किस टाइप की डिसऑर्डर, कौन सी उसकी बीमारी है। तो पहले हम क्लाइंट के स्टेटस के बारे में हम चेक करते हैं कि वो किस कंडीशन में है, पेशेंट को, हमारे पास क्लाइंट को कौन सा प्रॉब्लम है, उसकी कौन सी नीड है। तो ये एक पर्पस नर्सिंग प्रोसेस का ये है। दूसरा, टू एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड। तो अब हमें अगर उसकी नीड का पता चल गया, अब हम उसके बारे में प्लानिंग कौन सी करें ताकि उसकी ये नीड पूरी हो जाए। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड, और हम वो कौन से स्पेसिफिक एक्शन, वो कौन से एक्शन, नर्सिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म करें ताकि उस पेशेंट का या क्लाइंट का वो नीड या वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो हमारे पास आता है वो पूरी हो जाए। पर्पस इज टू प्रोवाइड क्लाइंट हेल्थ केयर, और ये हमारे पास इसके फंक्शन है कि क्लाइंट को इंडिविजुअलाइज्ड केयर दिया जाए। इंडिविजुअलाइज्ड केयर ये कि उस पर्सन को स्पेसिफिक उनकी बीमारी के मुताबिक केयर दिया जाए, होलिस्टिक केयर दी जाए। होलिस्टिक किसे कहते हैं कि फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स हम पेशेंट को या क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करें। ऑल एस्पेक्ट्स में हमारे पास फिजिकल आते हैं, साइकोलॉजिकल आते हैं, मेंटल, सोशल, तमाम एस्पेक्ट से जब हम पेशेंट की केयर करते हैं, उसकी नीड पूरी करते हैं, तो ये हमारे पास होलिस्टिक आता है। इफेक्टिव ये कि टू दी पॉइंट हो, कि जिस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आए उसकी वो डिजीज जो है वो एक अच्छी तरीके से जो हमारे पास केयर हो जाए, और वो केयर हमारे पास इफ़िशिएंट भी होना चाहिए। इफ़िशिएंट वो इसे कहते हैं कि हम कम से कम दिनों में हमारे पास अच्छे से अच्छी सेहत उसकी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है, जो कि आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स कौन से, तो ये कंपोनेंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रख लेने हैं, और इनका सीक्वेंस आप याद करेंगे कि फर्स्ट हम पहले असेसमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हम नर्सिंग
तो आपको इनकी सीक्वेंस जो है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि पहले हमारे पास जो है हम असेसमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस होते हैं, उसके बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होते हैं और एवल्यूएशन होते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि ये स्टेप्स हमारे पास क्या है, हम इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो अब ये आपको वीडियो लेक्चर में इसी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है कि स्टेप्स रिमेन सेम, एप्लीकेशन एंड रिजल्ट आर डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप नर्सिंग प्रोसेस को नर्सिंग में कहीं पे भी यूज करेंगे स्टेप्स यही होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट और एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं, आपके पास पेशेंट भी डिफरेंट होते हैं। तो लिहाजा इसके स्टेप्स सेम होंगे, लेकिन इसके पॉइंट, एक्शन, रिजल्ट्स और एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये हमारे पास जो है नर्सिंग प्रोसेस का एक साइकिल है। तो ये हमारे पास एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। सही है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस पे हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास साइक्लिक होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये साइकिल के फॉर्म में होते हैं। ये डायनामिक इन नेचर होते हैं। डायनामिक इन नेचर का मकसद मतलब ये है कि इसमें आप एक स्टेप से फिर दूसरे स्टेप में फिर तीसरे स्टेप में आप कंटिन्यूस फॉर्म में जो है इसको फॉलो करते हैं। ये क्लाइंट सेंटर्ड होता है। क्लाइंट सेंटर्ड मतलब इसका मकसद ये होता है कि आपने क्लाइंट की नीड को एक अच्छे तरीके से जो है फुलफिल करना है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है हम उसको सॉल्यूशन और उसके बारे में एक पॉसिबल और एक एक्यूरेट सही डिसीजन किस तरह ले सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम किस में लिखते हैं, वो हम नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ते हैं। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कोलैबोरेटिव स्टाइल के लिए स्टाइल में होता है कि इसमें हम इंडिविजुअली मीन्स के सिर्फ नर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, नर्स, क्लाइंट और इसके साथ अटेंडेंट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सली जहाँ पे भी नर्स होते हैं वो तमाम इसी नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग, और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल रीजनिंग होती है, क्योंकि इसमें हमने पहले एसेस करना होता है प्रॉब्लम को, फिर हमने प्रॉब्लम एसेस किया, फिर हमने उनके लिए प्रॉब्लम प्लानिंग करनी होती है, जो कि क्रिटिकल प्लानिंग को हम करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो वो सब चीजें इसमें हमारे पास होती हैं। अब फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, वैलिडेटिंग डेटा, डॉक्यूमेंटिंग डेटा। क्या करते हैं, असेसमेंट की ये डिफिनीशन है कि असेसमेंट इज अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। कि ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक या कंटिन्यूस फॉर्म में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं क्लाइंट से, फिर उसी डेटा को तरतीब के साथ रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर उसी ऑर्गेनाइज डेटा को फिर हम चेक करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, और उसके बाद वही वैलिडेटेड डेटा हम क्या करते हैं, उसको इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है असेसमेंट कहलाता है। अब हमारे पास असेसमेंट के टाइप्स हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ हमारे पास असेसमेंट है। एक है इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लेप्स्ड असेसमेंट। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ असेसमेंट इज डेटा कलेक्शन। कहते हैं कि हमारे पास मेन मकसद असेसमेंट का क्या है, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा और एक अच्छी से अच्छा डेटा उस पेशेंट के मुताबिक कलेक्ट हो जाए। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट है। तो अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इनिशियल असेसमेंट किसे कहते हैं। परफॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन टू एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पे लिखा है, इसका एग्जांपल क्या है कि नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। देखो, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उसको एडमिट करते हैं, तो एडमिशन के टाइम पे उससे हिस्ट्री लेना, उसकी मौजूदा कंडीशन चेक करना, उससे हमारे पास इंटरव्यू टाइप, तो वो डेटा जो एडमिशन के टाइम हम एक एडमिशन के बाद विद इन स्पेसिफिक टाइम हम लेते हैं, तो उसको कहते हैं इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, जो कि इसके नेम से भी जाहिर है। दूसरा हमारे पास है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट।
to determine the status of specific problem identified in an earlier assessment like Hartley checking of vital sign of fever patient। तो प्रॉब्लम फोकस क्या है कि एक पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी एडमिट है, तो उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम के जो है एडमिशन के 2 घंटे बाद, 1 हफ्ते बाद या एडमिशन के 1-2 दिन बाद जो है उसे एक कोई प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम के टाइम पे आपने उसको एसेस कर लिया, तो फिर ये हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट हुआ। तो इसमें आपके एमसीक्यूज इस तरह आएंगे कि आपको कहा होगा कि हमारे पास पेशेंट है 1 दिन से एडमिट है, लेकिन क्या हुआ कि अचानक उसे पेन शुरू हो गई, तो उस टाइम आपने वो पेन की असेसमेंट कर ली कि इसे पेन क्यों हो रही है, तो ये हमारे पास फिर है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। तो इससे आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, लिहाजा आप इसको अच्छे तरीके से सुने। इसके बाद है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट जैसा कि इसके नेम से जाहिर है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लाइक रैपिड असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एयरवे, ब्रीथिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग अ कार्डियक अरेस्ट। तो इमरजेंसी असेसमेंट कौन सी असेसमेंट है कि ये हम इमरजेंसी बेसिस पे चेक करते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ गया है तो इनिशियल असेसमेंट तो हमने कर ली, लेकिन अगर उसे कोई एयरवे प्रॉब्लम है, उसे कोई हार्ट प्रॉब्लम है, उसे कोई हाई बीपी है या कोई हाइपोवोलेमिक है, तो इसमें जो हम असेसमेंट करते हैं एक इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में, तो हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद है टाइम लेप्स्ड reassessment, several months after initial assessment to compare the client current health status with the data previously obtained। ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें ऐसा होता है कि पर्सन जो है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपने उसकी असेसमेंट कर ली, वो मेडिकेशन पे, आप उसे कह दें कि आप 1 हफ्ते बाद फिर आए, तो 1 हफ्ते बाद फिर वो आते हैं, आप फिर उसकी असेसमेंट करते हैं। तो इस असेसमेंट का मकसद ये होता है कि जो मेडिसिन, जो मैंने इंटरवेंशन वगैरह उसके लिए स्टार्ट किए हैं कि आया उससे उसके हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, उस पर जो है हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट आ रही या नहीं आ रही, तो ये इस मकसद के लिए हम असेसमेंट करते हैं। अब हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट है वो इस में आपको नजर आ रहे हैं, तो हम एक एक करके अब ये चारों हम पढ़ेंगे। सही है। पहले हमारे पास है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या करते हैं कि हम क्लाइंट के उसके हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कि इसके नाम से जाहिर है। तो इसमें इससे हेल्थ हिस्ट्री भी आती है, मैरिटल स्टेटस भी आता है, इसमें सोशल हिस्ट्री भी आती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, ये तमाम चीज़ें हम कलेक्शन ऑफ डेटा में कर लेते हैं। फिर जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाते हैं, फिर हम डेटा कलेक्शन की फिर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हमारे पास डेटा होता है, एक सब्जेक्टिव डेटा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव डेटा है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा पे भी मेरा एक वीडियो लेक्चर है, उसका लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से आप देख सकते हैं। सिंपल मैं आपको ये समझा दूं कि सब्जेक्टिव डेटा को सिम्टम्स भी कहते हैं या कवर्ड डेटा भी कहते हैं, कि ये वो डेटा होता है कि वो सिर्फ क्लाइंट को पता होगा, कि वो आप पेशेंट में नहीं देख सकते। अगर आपको पेशेंट कहे कि मुझे अगर आपके पेशेंट आए और आपको कहे कि मुझे पेन है, तो आप ये कभी भी मेजर नहीं कर सकते कि उसको किस जगह पेन है। या तो वो अपने पेट को खुद हाथ लगाएगा या आपको कहेगा कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, मुझे जो है हेडेक है। तो ये चीज़ें जो हमारे पास ऐसा डेटा जो सिर्फ क्लाइंट को पता होता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो उस टाइम तक नहीं जान सकता जब तक वो क्लाइंट खुद न बताए, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा कहलाता है। और इसमें हमारे पास कवर्ड डेटा है। तो पेन एक सब्जेक्टिव डेटा है, ये एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में हमारे पास साइंस भी है और ओवर डेटा भी इसे कहते हैं। साइंस क्या है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसका कलर जो है वो पेल है, तो अगर वो पेल है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जाइंडस है उसे, या किसी कोई पर्सन आता है उसकी कोई कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे उसकी रेडनेस वगैरह है, तो ऐसा डेटा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता चल सकते हैं या वो चेक कर सकते हैं उस पर्सन में, जिसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप उस पेशेंट से कुछ पूछें, उससे पहले ही आपको वो पता चल जाता है। तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा या कवर्ड डेटा कहलाते हैं इसे। अब हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा। तो डेटा की सोर्स कौन से, तो ये
तो हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा कौन से, एक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स हमारे पास वो है कि जिस पर्सन को प्रॉब्लम है, क्लाइंट है, और वो आपको अपने बारे में, अपने डिजीज के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे, तो ये प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या आते हैं, सेकेंडरी सोर्स में आपके पास लेबोरेटरी टेस्ट आते हैं। सेकेंडरी सोर्स में आपके पास उस क्लाइंट के जो है फैमिली मेंबर आ सकते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल वगैरह आ सकते हैं, उसका जो रिकॉर्ड वगैरह है, तो वो हमारे पास फिर सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। ये भी एमसीक्यूज के लिए आप छोटी छोटी डिफिनीशन याद रख लें। अब डेटा कलेक्शन के मेथड हमारे पास कौन से हैं, इंटरव्यू के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन से। ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि उसको फिजिकल ऑब्जर्वेशन, वाइटल साइन वगैरह चेक कर ले। पल्पेशन के थ्रू हम करते हैं कि उसको किसी जगह पे टच कर ले, टेंडर तो नहीं है, रेडनेस वगैरह। परकशन के थ्रू भी अगर वहाँ पे जो है हम वो जो मेडिकल हैमर वगैरह की वजह से हम परकशन साउंड वगैरह के थ्रू हम चेक कर ले, या अस्कल्टेशन के थ्रू भी हम डेटा जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम वो डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा किस तरह होता है कि द नर्स यूजेस अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज द असेसमेंट डेटा सिस्टमेटिकली। दिस इज ऑफन रिफर्ड टू एज नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म। कि जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको एक सीक्वेंस में कर लेते हैं, उसको एक तरतीब दे लेते हैं, उसे एक फॉर्मेट में जो है हम लिख लेते हैं, तो ये फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा। जब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, अब हमने ये डेटा को वैलिडेट करना है, हमने इसको डबल चेक करना है कि आया ये डेटा हमारे पास जो है ये करेक्ट है या नहीं, ये इस पर्सन के प्रॉब्लम के स्पेसिफिक है या नहीं। तो वैलिडेशन के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, कि जो डेटा हमने पेशेंट से कलेक्ट कर लिया, जो उसके हेल्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली, अब हम उसको एक फॉर्म में, एक जो है हार्ड फॉर्म में जो है उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि ये कंडीशन हमारे पास पेशेंट की है। दूसरा हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का जो दूसरा स्टेप है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस is the second phase of nursing process. In this phase, nurses use critical thinking skill to interpret assessment data to identify client problem. Diagnose में क्या है कि हमारे पास ये सेकेंडरी फेस है कि जिसमें हमने जो डेटा कलेक्ट कर लिया, इसमें क्या कहते हैं कि नर्सेज यूज कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और जो असेसमेंट डेटा है उससे पेशेंट का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डेटा के मुताबिक पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, उसे कौन कौन से नीड्स हैं या उसे कौन कौन से इश्यूज हैं। तो हमारे पास डायग्नोसिस के लिए जो एक लिस्ट जो हमारे पास यूज होता है, एक फॉर्मेट यूज होता है, उसे दी ऑफिशियल नेंडा हमारे पास जो है डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोज जो है वो हम यूज कर लेते हैं। तो नेंडा एक लिस्ट है जिसका वीडियो लेक्चर जो है वो हम इस चैनल पे हमने अपलोड किया हुआ है, तो वहीं से लिंक पे जाके आप उसका वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। तो नेंडा डिफिनीशंस क्या है कि a clinical judgment concerning a human response to health condition life process, कि इसमें हम क्लिनिकली जजमेंट करते हैं कि एक ह्यूमन का जो क्लाइंट मेरे पास आया है इसका हेल्थ कंडीशन और उस डिजीज की तरफ रिस्पांस क्या है, or a vulnerability for that response by an individual, family group or community, या वो पर्सन या उसकी जो है वो पर्सन या उसकी फैमिली वगैरह उस प्रॉब्लम की तरफ जो है कितना वल्नरेबल है। मीन्स इसमें हम डायग्नोज बनाते हैं कि हमारे पास पेशेंट को प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं। तो आगे जाके जब हम डायग्नोज को अभी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब देखो कि डायग्नोज में हम क्या करते हैं, हम डेटा को एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे पास इशू कौन सा है, प्रॉब्लम कौन सा है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम रिस्क एंड स्ट्रेंथ। इसके बाद हम पहले हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम कौन सा है, ये पर्सन किस किस रिस्क पे है, या स्ट्रेंथ पर्सन की कौन सी है, वीकनेस कौन सी है। फार्मूलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, और एंड में फिर हम क्या कर लेते हैं, फिर हम नर्सिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट उस पर्सन के बारे में बना लेते हैं। अब स्टेटस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। स्टेटस रिफर टू द एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी ऑफ
डायग्नोसिस आर द कैटेगराइजेशन ऑफ द डायग्नोज। देखो कि हमने डायग्नोज बना लिए, तो ये डायग्नोज हमारे पास कितने परसेंट तक एक्चुअल डायग्नोज हैं, ये हमारे पास कितने परसेंट तक एक सही डायग्नोसिस है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि status of nursing diagnose. The kind of nursing diagnosis according to the status are actual, health promotion, रिस्क, वेलनेस, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोज। तो ये हमारे पास जो है नर्सिंग डायग्नोज के टाइप से हमारे पास इस टाइप के नर्सिंग डायग्नोज जो है वो हमारे पास। अब एक्चुअल डायग्नोज, एक्चुअल डायग्नोज इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। एग्जाम्पल आर इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न एंड एंजाइटी। तो कहें कि एक्चुअल डायग्नोज कौन से हैं कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसकी असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट के दौरान आप जब उसके कहें डायग्नोज बना लेते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम है, और एक्चुअल प्रॉब्लम की बिहाफ पे अगर आप एक्चुअल डायग्नोज बना लेते हैं तो इसे कहते हैं एक्चुअल डायग्नोज। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन आ जाए, उससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, तो आप डायग्नोज बना लिया कि इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न एंड एंजाइटी। तो ये हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम के बेस पे एक्चुअल डायग्नोस उसके हो गए। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम। सही है। और ये हमारे पास जो है, जो उस पर्सन को डिजीज की वजह से साइन सिम्टम है, तो उस पे हमारे पास जो है उसी टाइम पे जो ये डायग्नोस बन जाते हैं, जो कि एक्चुअल डायग्नोस है। दूसरा है हेल्थ प्रोमोशन डायग्नोसिस। A health promotion diagnosis relate to client preparedness to implement behavior to improve their health condition। ये हमारे पास वो डायग्नोस है कि हम क्लाइंट को किस तरह राजी करें, हम उसको किस तरह प्रिपेयर करें कि हमारे पास उसके बिहेवियर को इस तरह इंप्रूव किया जाए कि उसकी हेल्थ प्रोमोशन जो है वो हो सके, कि वो किस तरह हम क्लाइंट की हेल्थ प्रोमोशन कर सके। तो उनके लिए जब हम डायग्नोज बनाते हैं तो उसको कहते हैं हेल्थ प्रोमोशन डायग्नोसिस। दिस डायग्नोसिस लेबल्स बिगिन विद द फ्रेश रेडीनेस फॉर इनहांस एस इन रेडीनेस फॉर इनहांस न्यूट्रिशन। इसमें क्या होते हैं कि हम पर्सन को क्या करें कि हम डायग्नोज बनाएं कि हम भी इस पर्सन को क्या करें कि इसको हम एक बैलेंस न्यूट्रिशन, एक सही न्यूट्रिशन के लिए किस तरह हम इस पर्सन को रेडी कर सकते हैं ताकि उसकी वजह से उसका हेल्थ प्रमोशन हमारे पास हो सके। तीसरा टाइप रिस्क नर्सिंग डायग्नोज। देखो एक पर्सन हमारे पास जब रिस्क के लिए रिस्क पर होता है, रिस्क पर किस तरह कि अगर हमारे पास कोई पर्सन डायबिटीज है तो डायबिटिक पर्सन किस चीज पे है, उसके लिए जब डायग्नोज बनती है तो वो इस तरह डायग्नोज बनेंगे रिस्क डायग्नोज कि इस पर्सन को हमारे पास बीपी हाई, बीपी का भी ये प्रॉब्लम इसको हो सकती है, इसको हमारे पास हार्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो ये हम रिस्क की बात कर रहे हैं, जो इसको हुआ नहीं है लेकिन रिस्क पे है, तो उसके लिए जो डायग्नोज बनती है उसको कहते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोज। A risk nursing diagnosis is a clinical judgment that a problem does not exist, but the presence of risk factor indicate that problem is likely to develop unless nurses intervene। क्या कहते हैं कि इसमें हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बेस पे डायग्नोज बनाते हैं जो कि मौके पे प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कि ये पर्सन उस प्रॉब्लम के लिए हाई रिस्क पे है अगर इस प्रॉब्लम के लिए कोई इंटरवेंशन ना की जाए। तो ये हमारे पास रिस्क नर्सिस डायग्नोसिस है। किस तरह एग्जांपल पे लिखा है कि all people admitted to hospital have some possibility of acquiring an infection, जिसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। कि हमारे पास जितने भी पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट है तो हो सकता है कि इस पर्सन को जो हॉस्पिटल में कोई इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि हमारे पास अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट अगर प्रॉब्लम है या उस पेशेंट का किसी और पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट रहता है या किसी हमारे पास जो है वो कोई कंटेमिनेटेड वगैरह चीज़ें यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे उसको इन्फेक्शन के खतरे होते हैं। तो फिर क्या होते हैं, हाउ एवर अ क्लाइंट विद डायबिटीज और कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम इज एट हायर रिस्क देन अदर। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमारे पास वो पर्सन जो ऑलरेडी डायबिटीज का है, वो पर्सन जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, तो उस हाई रिस्क पे है कि उससे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसे हो सकते हैं। तो ये डिजीज उसे हुई नहीं है लेकिन इसके लिए हमने उसके लिए डायग्नोज जो है वो बना लिए हैं, तो इसको कहते हैं रिस्क डायग्नोज। इसके बाद वेलनेस नर्सिंग डायग्नोज।
Wellness nursing diagnose is a clinical judgment about an individual, group or community in transition from specific level of wellness to higher level of wellness। इसमें ऐसा होते हैं कि हम क्लिनिकल जजमेंट कर लेते हैं पेशेंट पर, फिर उसके बिहाफ पे हम उसके लिए डायग्नोज बना लेते हैं कि ये पर्सन आप उसकी वेलनेस की जो कंडीशन है तो ये हायर लेवल ऑफ वेलनेस तक कैसे पहुंच सकता है। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है कि फैमिली कोपिंग, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ ट्विन। क्या कहते हैं हमारे पास कि अगर कोई हमारे पास जो है अनएक्सपेक्टेड बर्थ हो है या कोई इस तरह की जो है कंडीशन है तो हम उसमें क्या करते हैं फैमिली को कोपिंग के बारे में अगर डायग्नोज बना लेते हैं कि ये फैमिली किस तरह कोप कर सकती है और किस तरह जो है ये इसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो उसकी वेलनेस जो है वो उसको किस तरह हाई लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो ये फिर हमारे पास वेलनेस नर्सिंग डायग्नोज हम बना लेते हैं। इसके बाद पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज। तो पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज कौन से होते हैं कि इट डिस्क्राइब अ सस्पेक्टेड प्रॉब्लम फॉर विच करंट एंड अवेलेबल डेटा आर इनसफिशिएंट टू वैलिडेट द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट पे जो प्रॉब्लम होता है तो पहले कि उस प्रॉब्लम की बिहाफ पे पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज हमारे पास कौन से बनते हैं तो वो हम इस पे बना लेते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कोई पर्सन किसी डिजीज के साथ है या कोई और प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं तो हम पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज बना लेते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम भी हमारे पास पॉसिबल है कि ये डिजीज इस वजह से हो, ये भी पॉसिबल है कि ये डिजीज इस वजह से हो, ताकि हमारे पास जो है जो इनसफिशिएंट प्रॉब्लम के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन थी ताकि वो हमारे पास सफिशिएंट हो जाए। पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन एटियोलॉजी। क्या होते हैं कि हमारे पास कि अगर कोई पर्सन जो हमारे पास है उसे कोविड सिम्टम है मिसाल के तौर पर तो हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज हमने ये बनाया कि ये हमारे पास इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, इसका इम्यून सिस्टम इनफाइट है या इसका कोई इन्फेक्शन वगैरह और भी बढ़ सकता है या इस वजह से किसी और को भी हो सकती है। तो ये फिर हमारे पास पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल इन दिए हैं कि एन एल्डरी विडो हु लाइज एलोन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एक बेवा औरत है जो कि एलोन रहती है तो वो हॉस्पिटल जो है उसमें एडमिट हो गई। द नर्स नोटिस दैट शी हैज नो विजिटर एंड इज प्लीज्ड विद अटेंशन एंड कन्वर्सेशन फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ। और नर्स ने ये नोट किया कि उसके साथ कोई भी उसका सहारा नहीं है और ये नर्स इसके साथ ये खुश होती है उसके साथ बातचीत करके। The nurse may write a nursing diagnosis of possible social isolation related to unknown etiology। और फिर क्या होते हैं कि इसके लिए पॉसिबल डायग्नोस फिर नर्स बना लेती हैं विदाउट एनी कास्ट मीन्स एटियोलॉजी उसकी मालूम नहीं होती लेकिन उसकी जो है वो कोर्स डायग्नोज बना लेती हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोज। सिंड्रोम इज अ क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोज दैट फ्रीक्वेंटली गो टुगेदर एंड प्रेजेंट अ क्लिनिकल पिक्चर। देखो सिंड्रोम की जब भी बात होगी उसका मकसद ये होगा कि कोई ऐसी डिजीज जिसमें हमारे पास मल्टीपल साइन सिम्टम होते हैं। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा एक डिजीज या एक पर्सन के लिए हम जब डायग्नोज बना लेते हैं साइन एक से ज्यादा साइन सिम्टम पे जब हम डायग्नोज बना लेते हैं फिर वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास सिंड्रोम क्लिनिक नर्सिंग डायग्नोज है। इसमें कहते हैं कि क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, रेप ट्रामा सिंड्रोम। तो ये हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए काजेज हमारे पास डिफरेंट होते हैं, जिसके हमारे पास डिफरेंट साइन सिम्टम होते हैं वो हमारे पास किस में आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाता है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोज में। जिस तरह के क्लस्टर ऑफ डायग्नोज एसोसिएटेड विद डिसयूज syndrome include impaired physical motility, risk factor impaired tissue integrity, risk of activity intolerance। कहें कि हमारे पास अगर किसी पर्सन जो है वो एक्टिविटी वो नहीं करता, वो इधर उधर वॉक वगैरह नहीं करता तो फिर उसके लिए जो हम सिंड्रोम डायग्नोज बनाते हैं क्या कि ये हमारे पास रिस्क पे है कि ये एक्टिविटी भी ही नहीं कर सकेगा, ये फिजिकल मोबिलिटी इसकी इम्पेयर हो सकती है, कंस्टिपेशन वगैरह इसको हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये हमारे तो एक चीज़ के लिए जब हम मल्टीपल डायग्नोज बना लेते हैं फिर वो हमारे पास सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोज में हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास एक कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास यूज होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं नर्सिंग डायग्नोज के। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और डायग्नोस्टिक लेबल। पहले तो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा कि आपके पास प्रॉब्लम कौन सा है या कोई डायग्नोस्टिक लेबल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास एटियोलॉजी होगी
कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है, और थर्ड फिर क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम होंगे या कोई डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रॉब्लम के हमारे पास होने चाहिए। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब द पेशेंट हेल्थ स्टेटस और रिस्पांस टू हेल्थ प्रॉब्लम फॉर विच नर्सिंग थेरेपी इज गिवन। इसमें क्या होते हैं कि आप पेशेंट के हेल्थ स्टेटस या उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ रिस्पांस आप चेक करें कि जिसकी नर्सिस कोई थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी तरफ जो है पेशेंट का क्या रिस्पांस है। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक लेबल इज टू डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट गोल एंड डिजायर आउटकम। देखो, इस डायग्नोस्टिक लेबल हम लगा लेते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है। जब हमने उस पर डायग्नोस्टिक लेबल लगा लिया तो इसके बाद हमारे पास ये ईजी हो जाता है कि हमने इसके लिए कौन से गोल फॉर्म करने और हमने डिजायर आउटकम किस तरह अचीव करना है। इट में आल्सो सजेस्ट सम नर्सिंग इंटरवेंशन, सही है, और ये फिर हमारे पास नर्सिस इंटरवेंशन को भी सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा प्रॉब्लम का पता चल जाए फिर उनके लिए इंटरवेंशन करना वो इजी हो जाता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं कि डिफिशिएंट नॉलेज और डिफिशिएंट नॉलेज या डाइटरी एडजस्टमेंट या मेडिकेशन। देखो, अगर हमारे पास सिमिलरली एक्टिविटी इंटरनेस और कंस्टिपेशन एक्सेट्रा, देखो अगर हमारे पास कोई पर्सन है उसके लिए हमने डायग्नोज बनाया कि डिफिशिएंट नॉलेज, तो अगर उस पर्सन का नॉलेज डिफिशियंसी है उसको, तो फिर क्या होगा, फिर ना तो वो मेडिकेशन सही टाइम पे ले सकते हैं, ना वो जो है डाइटरी एडजस्टमेंट वगैरह उसकी सही तरीके से हो सकती है। तो इस तरीके से जब आपको पता चल जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से, तो आपके डायग्नोस्टिक लेबल की वजह से जब आपको पता चल जाते हैं फिर उसकी ट्रीटमेंट फिर हमारे लिए ईजी होती है। दूसरा हमारे पास है इटियोलॉजी रिलेटेड फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर। द इटियोलॉजी कंपोनेंट ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाई काजेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास इटियोलॉजी है, नर्सिस इटियोलॉजी कंपोनेंट है जो हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस का, उसमें क्या होते हैं कि उसमें जो हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है तो उसके काजेस कौन से हैं, तो वो काजेस हम इसमें लिख लेते हैं। जिसके बाद हमारे पास क्या होते हैं कि दिस आर कॉजेटिव फैक्टर दैट हैव इन्फ्लुएंस द क्लाइंट एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्पांस टू द हेल्थ प्रॉब्लम। तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास काज फैक्टर है जिसकी वजह से इस पर्सन को ये प्रॉब्लम हमारे पास हो रहे हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज वीकनेस। अब यहां पे देख लो, यहां पे लिखा है कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट रिलेटेड टू जनरलाइज वीकनेस आर ओबेसिटी आर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये जनरलाइज वीकनेस से लेकर ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये इसके काजेस हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एटियोलॉजी, जो कि हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है। इसके बाद क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर द क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक लेबल और हेल्थ प्रॉब्लम। इसके बाद हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं जिससे हमारे पास क्या होते हैं कि ये डायग्नोस्टिक लेबल का पता चलता है। अब आपको इसके एग्जाम्पल से यहाँ पे पता चल सकता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल में लिखा है कि फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, तो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हमारे पास जो यहाँ पे उन्होंने लिखा है तो ये क्या है, ये हमारे पास डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इनटेक। तो ये डिक्रीज ओरल इनटेक जो है ये इन्होंने एटियोलॉजी इसकी लिखी है। और जो यहाँ पे थर्ड है कि मैनिफेस्टेड बाय ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये हमारे पास देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ मैनिफेस्टेशन से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इस वजह से इसका जो है वो कहें कि उसका स्किन भी ड्राई है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी वो भी ड्राई है। तो ये ड्राई क्यों है, क्योंकि उसको फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट है, क्यों उसने ओरली कोई वाटर वगैरह या फ्लूइड वगैरह नहीं लिया। तो ये हमारे पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारे पास हर डायग्नोस के ये 3 पोर्शन होंगे जो अभी हमने एक्सप्लेन कर लिए। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस, द डायग्नोस्टिक प्रोसेस हैज 3 स्टेप्स, एनालाइजिंग डेटा, आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ्स, फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। तो हमारे पास हर डायग्नोसिस के ये 3 स्टेप्स हमारे पास होंगे। पहले हमारे पास
जब हम एक डायग्नोस स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं तो फिर क्या होता है कि मोस्ट नर्सिंग डायग्नोस आर रिटन एज 2 पार्ट। मैक्सिमम जो है उसको हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में लिखते हैं, और वो पार्ट कौन से हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड पीई फॉर्मेट। पीई में क्या है? पहले हम प्रॉब्लम, फिर इटियोलॉजी। प्रॉब्लम ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट रिस्पांस, दूसरा फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोबेबल कॉज ऑफ रिस्पांस। तो एग्जांपल से आप देख लें कि यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं कि एक्टिविटी इनटॉलरेंस। तो एक्टिविटी इनटॉलरेंस क्या है? ये इसका है प्रॉब्लम रिलेटेड टू जनरलाइज वीकनेस और ओबेसिटी। तो ये हमारे पास इटियोलॉजी है। तो हम अक्सर जो डायग्नोज लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं कि एक्टिविटी इनटॉलरेंस, ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गया रिलेटेड टू जनरलाइज बॉडी वीकनेस। या हम इस तरह लिख सकते हैं कि हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू फीवर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। या हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू इंडाइजेशन। तो हमारे पास दो वो होंगे, सेंटेंस होंगे, एक में प्रॉब्लम होगी, दूसरे में हमारे पास क्या होगा? उसका इटियोलॉजी या काज होगा। एक तो इस तरह हम लिखते हैं प्रॉब्लम को और डायग्नोसिस को। दूसरा हमारे पास 3 वाला जो है उसमें पहले हम क्या लिखते हैं? उसमें पहले हम प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, फिर उसकी इटियोलॉजी, फिर उसके साइन एंड सिम्टम को। तो यहाँ पे आप देख लें कि एक्टिविटी इनटॉलरेंस, ये क्या होगी? ये हमारे पास हो गई प्रॉब्लम रिलेटेड टू जनरलाइज वीकनेस, और ये हमारे पास जनरलाइज वीकनेस की वजह से वो एक्टिविटी इनटॉलरेंस है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास हो गया प्रॉब्लम, ये हमारे पास हो गई उसकी इटियोलॉजी, और ये एविडेंस बाय फटीग, ये हमारे पास साइन सिम्टम हो गए। तो ये 3 पार्ट्स हमारे पास यहाँ हो गए। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास हो गया उसका प्रॉब्लम। उसके बाद जो हमारे पास ये क्या हो गया? रिलेटेड टू जनरलाइज वीकनेस, ये उसके हो गए साइन इटियोलॉजी। और हमारे पास जो है उस नीचे वाला जो है ये हो गए एविडेंस बाय फटीग, ये साइन सिम्टम हो गए। तो इस तरह हमारे पास जो है नर्सिंग डायग्नोज बनता है। ये हमारे पास जो है नर्सिंग प्रोसेस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो हमने सेकंड यूनिट में एक्सप्लेन की हुई हैं, तो वहीं जाकर आप जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।